नमस्कार, मैं विपिन कुमार। कोचिंग रोजगार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस से नेट और पीजीटी टीजीटी सेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है और इस टॉपिक में हम सिर्फ स्वतंत्रता और समानता से प्रश्न लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, बने रहें। यदि आप यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी और सेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर ध्यान दें। 2 यहां पे कथन दिए गए हैं और फिर आपको बताना है कि आउटपुट के मदद से आपको बताना है। ए है यहां पे, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह कथन जॉन लॉक का है। ठीक है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन है वो जॉन लॉक का है। बी है, जहां नियंत्रित होते हैं वही स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। यह कथन है वो विलोबी का है। तो 2 कथन दिए हैं, उसके बाद देखिए आपके ऑप्शन है। पहला है कि सिर्फ ए सही है, मतलब ये सही है, या सिर्फ बी सही है, मतलब ये जहां नियंत्रित होते हैं वहां स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। ये विलोबी का कथन है। दोनों सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या दोनों गलत है? क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा कि दोनों सही है। मतलब लॉक का ये कथन है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। लॉक महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए कानून का होना जरूरी है। यदि प्रतिबंधित नहीं है, कोई आपके लिए कानून नहीं है, तो स्वतंत्रता जो है वो आपका नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कथन सही है। दूसरा है कि जहां नियंत्रित होते हैं वही स्वतंत्रता का अस्तित्व है। वो भी मिलता जुलता ही कथन है। वो भी कहते हैं कि नियंत्रित का होना जरूरी है, तभी आपका जो है वो स्वतंत्रता बनी रहेगी। चलिए, तो ये दोनों कथन याद रखिएगा। लॉक महोदय का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा देख लीजिए, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये जॉन लॉक महोदय का कथन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम सारे लॉक का कथन को एक जगह पे आपको इकट्ठा करके लाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आप कई किताबों को ढूंढेंगे तब ऐसा मटेरियल आपको मिल पाएगा। आपको इकट्ठा मटेरियल मिल रहा है। लॉक के कथन कई बार प्रश्नों में ऐसा पूछा जाता है। देखिए, लॉक क्या क्या कहे हैं, उनके आप थ्योरी पढ़िएगा, उसका सिद्धांत पढ़िएगा, उसकी अवधारणा पढ़िएगा, उसका विचार पढ़िएगा। तो सारे जब पढ़िएगा तब विश्लेषण करके अब देखिएगा तो ये सारे कथन वो कहे हैं, उनका विचार है, मिलता है। ये देखिए, पहला है कि प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते थे। प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते थे। जब सामाजिक समझौता सिद्धांत जब वो दिए कि राज की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसमें वो बताएं कि प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते हुए थे। एक समझौता नहीं, डबल समझौता। ठीक है, तो समझौतावादी विचारकों में लॉक एक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने कहा कि सामाजिक के समझौता के सिद्धांत के थ्रू जो है प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते हुए थे। चलिए, दूसरा है कि जहां विधि समाप्त होती है वहां निरंकुशता आरंभ होती है। देखिए, लॉक का कथन है कि जहां विधि समाप्त होती है, जहां कानून समाप्त हो जाता है, वहां निरंकुशता आरंभ होती है, और यह सही बात है। यह लॉक का कहना है। तीसरा है, मानव विवेकशील व नैतिक प्राणी है। आप जान रहे हैं कि ये जॉन लॉक का बहुत फेमस कथन है। वो कहते हैं कि मानव जो है वो एक विवेकशील एवं नैतिक प्राणी है। जैसा कि जस्ट इसके थॉमस हॉब्स कहते हैं कि मानव एक पतित प्राणी है, मानव पशुतुल्य है। ठीक है, मानव बुद्धिहीन है। जबकि लॉक कहते हैं कि मानव विवेकशील और नैतिक प्राणी है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि मानव विवेकशील और नैतिक प्राणी है, और इसका जस्ट उल्टा मानव जो है वो अनैतिक प्राणी है। ठीक है, तो वो आपको हॉब्स आएगा। अगला, जन्म के समय व्यक्ति का मन कोरे कागज की तरह होता है। देखिए, हमारे जो है लॉक महोदय ने क्या कहे हैं कि जन्म के समय व्यक्ति का मन जो है वो कोरे कागज की तरह होता है। सही बात है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मन तो साफ है, कोरे कागज की तरह है। आप उसमें जो लिखना चाहें वो लिख देंगे। ठीक है, अगला 5वां कथन, प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति समाहित है। देखिए, प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति समाहित है। लॉक महोदय ने स्वतंत्रता, यहां पे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक है, ये अधिकार बताएं कि व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार हैं।
क्या क्या भाई? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत मतलब प्राकृतिक अधिकार जैसे मनुष्य जन्म लेता है उसको स्वतः ही जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। अगला छठा कथन, प्रत्येक मनुष्य का श्रम अपना है और इसलिए जिस वस्तु के साथ वह इसको मिलता है वह आज भी उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये संपत्ति का जब वो सिद्धांत दे रहे थे उस क्रम में इस बात को कहे हैं। अगला है सातवां कथन, आदमी जितनी भूमि जोत सकता है और जितनी भूमि की उपज का वह उपभोग कर सकता है उतनी ही उसकी संपत्ति है। यह भी संपत्ति का जब सिद्धांत दे रहे थे तो इससे संबंधित कथन है। आठवां है, यदि क्रांति सारे समाज को मान्य है तो वह न्यायोचित है। ठीक है, यह भी आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत के जब हो रहा था तो राज्य के बारे में बोला गया है कि यदि क्रांति सारे समाज को मान्य है, यदि कोई परिवर्तन करना है, बदलाव करना है और वो सारे समाज के लिए यदि मान्य है तो वो न्याय उचित है, वो न्याय है, वो अन्याय नहीं है, ऐसा हमारे कहते हैं लॉक महोदय। अगला, संविदा एक ऐतिहासिक घटना है। संविदा एक ऐतिहासिक घटना है, संविदा अचानक नहीं होती है, एक घटनाक्रम है, ये हमारे कहते हैं लॉक महोदय। और 10वां है कि सरकार ट्रस्ट, लिमिटेड या लाइबिलिटी कंपनी है। ये सरकार के बारे में बोला है कि सरकार जो है वो एक ट्रस्ट है, लिमिटेड है या लाइबिलिटी एक कंपनी है, जिसका रूप हम लोग अभी देखते हैं कि ट्रस्ट कोई संगठन, लाइबिलिटी, लिमिटेड कंपनी है, उनको लॉक महोदय ने सरकार का दर्जा, सरकार के रूप में इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखिएगा, ये कोई किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। खैर, पॉलिटिकल साइंस स्कैनर भाग 1 जो विपिन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है वहां से ये चीज को लिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सिर्फ स्वतंत्रता और समानता से है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन स्वतंत्रता और समानता से है। नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है जॉन लॉक, दूसरा है बर्लिन, तीसरा है हॉब्स, चौथा है रूसो। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? जॉन लॉक होगा या इसालिन बर्लिन होगा या थॉमस हॉब्स होगा या जैन जिक्स रूसो होगा? क्या होगा नकारात्मक स्वतंत्रता? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन होना चाहिए बी बर्लिन, लेकिन बर्लिन सही नहीं होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो बर्लिन ने तैयार किया है, लेकिन क्वेश्चन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन, ठीक है, प्रारंभिक रूप से शुरुआत में कहां है, कौन दिया है, किसके लेखों में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जब उदारवाद का कंसेप्ट, वो लिबरलिज्म की जब कंसेप्ट को वो स्थापित कर रहे थे उस समय वो नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे थे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता की जो आप देखिएगा 2 प्रतिरूप है, इसके 2 भाग कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रतिरूप है इसका है। एक को बोलते हैं हम, जो अभी आप देख रहे हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, और जो दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा जो देख रहे हैं हम वो है सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के 2 रूप हैं, पहला है सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, और पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहने मतलब व्यक्ति जो है, व्यक्ति मनचाहा रूप ढाल सकता है। व्यक्ति क्या कर सकता है? मनचाहा रूप ढाल सकता है। व्यक्ति जो मन करे वो कर सकता है। व्यक्ति के आजादी में राज बाधा नहीं पड़ सकता है, राज बाधा नहीं डालेगा, वो होता है हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता यह होता है कि व्यक्ति मनचाहा रूप ढाल सकता है, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, उसके पर कोई प्रतिबंधित नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब होता है कि व्यक्ति मनचाहा रूप नहीं ढाल सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज बाधा है, क्या आपको करना चाहिए ये राज आपको बताता है। मतलब आप जो है मनचाहा रूप नहीं ढाल सकते हैं, आपके पास अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं है। खैर,
चलिए, तो आप समता का दो प्रतिरूप, नकारात्मक समता, सकारात्मक समता समझ गए। और नकारात्मक समता का जो आरंभिक जो सत्यापन जो लेखों में मिलता है, जॉन लॉक को मिलता है। और नकारात्मक समता की जो अवधारणा तैयार किया या फिर नकारात्मक समता के जो जनक है वो हमारे है बर्लिन, इसालिन बर्लिन। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचारक नकारात्मक समता के समर्थक हैं? अभी जस्ट देखिए हम लोग समता का दो रूप, सकारात्मक समता और नकारात्मक समता। तो इसी से क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा विचारक है जो नकारात्मक समता के समर्थक है। देखिए पहला है ए में आपका है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। बी ऑप्शन है बर्लिन और हैयक। क्या है? बर्लिन और हैयक। तीसरा है बर्लिन, हैयक और स्पेंसर। बर्लिन, हैयक और स्पेंसर। और डी है उपरोक्त सभी। अब बताना है कि नकारात्मक समता के समर्थक कौन कौन है। देखिए दोस्त, ए बर्लिन भी नकारात्मक समता के समर्थक है। अभी जस्ट बताएं कि बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के जनक हैं। ये हुए बर्लिन और हैयक। जब बर्लिन है, ठीक है, तो सही होना चाहिए, बर्लिन तो है ही। हैयक भी है, नकारात्मक समता के समर्थक हैं। बर्लिन, हैयक और स्पेंसर। स्पेंसर भी नकारात्मक समता के समर्थक हैं। तो ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सारे विचारक जो हैं वो नकारात्मक समता के समर्थक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा, हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन सारे जो है वो समता और समानता से हैं। अभी समानता से क्वेश्चन आ गया आपको। समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया? ठीक है, समानता, इक्वलिटी की स्थापना के लिए सशक्त राज्य, ये शब्द को देखना है। एक बार नेट में सिर्फ पूछ दिया कि सशक्त राज्य की अवधारणा किसने तैयार किया? सशक्त राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन में वहां पे मैकियावेली था, हॉब्स था, लॉक था, रूसो था। बहुत सारे दोस्तों ने उसको मार दिया मैकियावेली। क्यों? क्योंकि लोग जान रहे हैं कि राज जो है, राज का शब्द जो राज शब्द है उसकी जो अवधारणा तैयार किया है, फिर ये राज शब्द का जो प्रतिपादक है वो तो मैकियावेली है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की जो अवधारणा पर बल दिया है वो यहाँ देखिए आपके चार ऑप्शन है। पहला है लॉक, जॉन लॉक, और दूसरा है रूसो, जैन जिक्स रूसो, और तीसरा है हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स, और चौथा है बेंथम, मतलब जेरेमी बेंथम। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो सशक्त राज्य जुड़ा हुआ है रूसो से। किससे? रूसो से। देखिए रूसो आधुनिक विचारक हुए जिन्होंने इक्वालिटी समानता पर बहुत ज्यादा बल दिए। तो समानता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि समानता तभी स्थापित हो सकती है जब राज्य सशक्त हो। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर होगा रूसो, जैन जिक्स रूसो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आ गया आपका समानता से ही। यहां पे आपके चार कथन दिए हुए हैं, फिर नीचे कूट की सहायता से आपको बताना है। सही कथन चुनिए। ठीक है, सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन कौन है ये आपको बताना है। ए, समानता अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। समानता जो है वो अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। एकदम सही है ये। ठीक है, समानता तो अच्छे सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य शर्त है ही। अगला, समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। देखिए समानता का सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकारों को अंत करने के लिए हुआ है। समानता का मतलब क्या हुआ? समानता का मतलब हुआ कि समाज में जो सामाजिक संरचना है उसमें विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। समाज में कोई व्यक्ति के पास उपाधि नहीं होना चाहिए, कोई विशेष उसके पास उपलब्धि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विशेषाधिकारों की समाप्ति करता है तभी समाज में समानता आपका स्थापित हो पाएगी। तो एकदम सही है कि समानता का सिद्धांत जन्म विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। यह भी सही हो गया। अगला, रूढ़िवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता राज की देन है। रूढ़िवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता राज का देन है। देखिए स्वतंत्रता किसका देन है? राज की देन है। ये तो सही है भाई, स्वतंत्रता जो है वो राज की देन है। लेकिन रूढ़िवादी विचारक नहीं मानते हैं। ट्रेडिशनल जो थॉट वाले विचारक हैं उन लोग ये नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग जो ये मानते हैं कि नहीं ये प्रकृति रूप से देन है, स्वतंत्रता राज का देन नहीं मानते हैं। तो रूढ़िवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता राज का देन नहीं मानते, उन लोग मानते हैं कि प्रकृति का देन है। ठीक है, अगला डी, समानता के अभाव में स्वतंत्रता सारहीन नहीं है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता सारहीन नहीं है। तो ये तो गलत हो गया
क्योंकि समानता के अभाव में स्वतंत्रता सारहीन है, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब बोलता है कुछ में कौन सही है, तो ए और बी, देख लीजिए आपका उत्तर ए और बी इसमें है, ए और बी, ये तो बी सी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत, तो ये आपका होगा ए और बी, मतलब ए और बी सही कथन है, ये सारे गलत हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विभिन्न परीक्षाओं में नेट, पीजीटी, टीजीटी में आपके लिए हम सिर्फ स्वतंत्रता समानता से प्रश्न ढूंढ के लाए हैं। छठा क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता शब्द आए हैं, एक लाइन में क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता और समानता शब्द आए हैं। हम पहले बताएं कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक है, जो स्वतंत्रता पढ़ते हैं तो समानता भी पढ़ते हैं हम आगे फिर। तो स्वतंत्रता समानता शब्द, ये शब्द जो है ये सिर्फ ये जो शब्द है स्वतंत्रता, लिबर्टी और समानता, इक्वलिटी, ये शब्द आए हैं कहां से आए हैं भाई? पहला रूसी क्रांति से, पहला क्या है? रूसी क्रांति, दूसरा है अमेरिकन क्रांति से, और तीसरा है फ्रेंच क्रांति से, और चौथा है चीनी क्रांति से। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में हुआ रूस की क्रांति। अमेरिकन क्रांति कब हुआ? 1776 में हुआ रूस अमेरिकन क्रांति। क्या यहां से आया है ये? फ्रेंच क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। और चीनी क्रांति कब हुई? बताइए, चीनी क्रांति कब हुई? चीनी क्रांति जो है वो चीन का जो क्रांति है वो पहला क्रांति 1911 में हुई थी, जिसको चीनी क्रांति का नाम दिया गया। फिर चीन में एक संवादी क्रांति होती है जो 1949 में होती है, ठीक है। देखिए, तो सही उत्तर होगा स्वतंत्रता समानता जो शब्द आए हैं, देखिए स्वतंत्रता समानता जो शब्द आए हैं वो फ्रेंच क्रांति से आए हैं। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द आए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और एक बंधुत्व, जो 3 नए शब्द आए हैं वो हमारे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, वहां से ये शब्द आए हैं। और फ्रांस की क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और समानता मिलनी चाहिए और बंधुत्व की भावना भी होनी चाहिए। ये फ्रांस क्रांति ने पूरा वर्ल्ड में 3 शब्द को दिए थे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आपको पूछा था कि स्वतंत्रता, समानता। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं। समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं, इस विचार के समर्थक हैं। देखिए, स्वतंत्रता और समानता पारस्परिक रूप से क्या है? विरोधी हैं। 2 गुट है, 2 हमारे यहां मत वाले हैं। एक मत का कहना है कि समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक दोनों में सहयोग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक मत है। दूसरा मत का कहना है कि समानता और जो स्वतंत्रता है वो पारस्परिक एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो आपको बताना है कि समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी है, एक दूसरे पूरक नहीं है, विरोध है, एक दूसरे के अवरोध डालते हैं, इस विचार के समर्थक हैं। चलिए देखिए, ए पैरेटो विचारक हैं, दूसरा मुस्का भी विचारक हैं, मिसेल्स तो, और चौथा ये सभी। क्या होगा? देखिए, पैरेटो किस वाद के विचारक हैं, किस श्रेणी में आते हैं? पैरेटो किस में आते हैं? ये अभिजनवादी हैं, अभिजनवादी विचारक है ये, ठीक है। इलिट क्लास की जो कंसेप्ट है इन्होंने तैयार किया है। मोस्का भी अभिजनवादी विचारक हैं और मिसेल्स भी अभिजनवादी विचारक हैं, ठीक है। ये सारे अभिजनवादी विचारक हैं, तो सही होगा ये सभी। इसका मतलब जितने भी अभिजनवादी विचारक हैं, जैसे पैरेटो, मोस्का, मिसेल्स, सी रैट मिल्स, ठीक है, उसके बाद ये बर्लिन, ये सब जो हैं, ये सारे जो हैं मुख्य रूप से जो अभिजनवादी विचारक हैं, ये सभी कहना है कि विरोधी है, स्वतंत्रता समानता क्या है? विरोधी है। तो आपका होगा ये सभी चौथा। चलिए आगे देखिए, चौथा अगला है 8 क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है? ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है। देखिए यहां देखिएगा, समान अवसर व अधिकार, ठीक है, समान अवसर और अधिकार, ठीक है। तो कौन सी स्वतंत्रता का यह उद्देश्य है कि सारे व्यक्ति को समान अवसर भी मिलेगा और उसको समान अधिकार भी मिलेगा।
देखिए यहां ऑप्शन है ए, पहला जो है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, और तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता, और चौथा है कानूनी स्वतंत्रता। बताइए समान अवसर और अधिकार। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता किसको कहते हैं? राजनीतिक पदों में आने का, निर्वाचित होने का जो आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब कोई भी आजीविका, व्यापार, उद्योग धंधे, जीविका यापन के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं, वो आपके आर्थिक स्वतंत्रता होगा। और राज्य ऐसा ही काम करेगा कि आपको न्यूनतम जीवन आवश्यकताएं प्राप्त होगी, यह आर्थिक स्वतंत्रता। अगला नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? नागरिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को समान अवसर देता है और उनको समान अधिकार देता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार जो है क्वेश्चन जो है इसका उत्तर होगा 3 नागरिक स्वतंत्रता। अरे है कानूनी स्वतंत्रता, कानूनी स्वतंत्रता नहीं होगा। कानूनी स्वतंत्रता मतलब होता है कि कानून के नजर में, कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति बराबर हैं, कानून के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे, ये हुआ कानूनी स्वतंत्रता। तो सही उत्तर होगा नागरिक स्वतंत्रता। चलिए 8वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, बने रहिए हमारे वीडियो में। अगला, किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना? किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना? समानता नहीं, असमानता, इनइक्वालिटी, ठीक है, वो असमानता को मतलब भेदभाव को कह सकते हैं, को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना। मतलब असमानता को, भेदभाव को किसने कहा कि यह स्वाभाविक है और प्राकृतिक भी है? यह स्वाभाविक और प्राकृतिक भी है। आपका पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है कौटिल्य, और चौथा है लॉक, जॉन लॉक। क्या होगा? किसने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना? देखिए किसने माना, यहां पे जो सटीक उत्तर होगा इसका वो होगा 2 अरस्तु। देखिए अरस्तु महोदय ने समानता के बजाय असमानता पर उन्हें ज्यादा बल दिया और बताया कि असमानता स्वाभाविक है। मतलब उस समय में असमानता को स्वाभाविक बताया गया और प्राकृतिक बताया गया। जैसे इसी आधार पे अरस्तु महोदय ने दास प्रथा को उचित ठहराया। दास प्रथा को उचित ठहराया, इसलिए उचित ठहराया कि उसने कहा कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ व्यक्ति जो है वो शोषित होने के लिए पैदा होते हैं। तो भाई जो शासन करने के लिए पैदा होंगे वो हमारे दार्शनिक वर्ग कहलाएंगे, और जो शोषित होने के लिए पैदा होंगे वे हमारे दास वर्ग कहलाएंगे। उनका अरस्तु का मानना था कि जो जन्म से व्यक्ति जिनका बुद्धि कम है, कमजोर है, ठीक है, थोड़ा पिछड़ेपन है, बुद्धि में थोड़ा सा वो उसका दृष्टिकोण कम है, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक है, उस व्यक्ति को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं, उस व्यक्ति दासी योग्य है, ठीक है। तो वो उसको न्यायोचित ठहराया था, वो बताया कि प्राकृतिक स्वाभाविक है वो, ठीक है। तो उन्हें ये असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना था, ठीक है ना। तो वो बताया कि दास प्रथा वो उचित है, दासों को होना चाहिए, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरस्तु। अगला लास्ट क्वेश्चन, समानता का अर्थ है, ठीक है। समानता का अर्थ है, क्या अर्थ है? पहला, सभी को बराबर अधिकार, सभी को बराबर अधिकार, सारा समाज का व्यक्ति है उसको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, सबको बराबर अधिकार, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से जितने जन्म लिए सारा को बराबर अधिकार। अगला दूसरा, समान वर्गों के साथ समान व्यवहार, समान वर्गों के साथ समान व्यवहार। तीसरा, आरक्षण का अंत, क्या आरक्षण का अंत समानता है? चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। समानता का अर्थ क्या होगा? देखिए, सभी को बराबर अधिकार, सभी को बराबर अधिकार आपका समानता नहीं है, सभी को बराबर नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे पुरुष वर्ग एक अलग है, महिला वर्ग एक अलग है, महिला के साथ कुछ विशेष अवसर और सुविधाएं प्राप्त होंगे, पुरुष के लिए अलग होंगे। जैसे महिलाओं के लिए काम करने की दशाएं और परिस्थितियां अलग होगी, पुरुष के लिए अलग होंगे। तो यह समानता नहीं है, यह समानता नहीं है। अगला, समान वर्गों के साथ समान व्यवहार। देखिए, समानता का मतलब यह होता है कि समान वर्गों के साथ समान व्यवहार, यह उत्तर सही है।
समान वर्गों के साथ समान वर्ग। जैसे अभी हम आपको ऑप्शन दिए, एक अलग वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग। तो भाई महिला वर्ग के साथ एक वर्ग है, उनके साथ सारे महिलाओं का अलग व्यवहार, और पुरुष है तो पुरुष वर्गों के साथ अलग व्यवहार। सपोज दैट यदि हम रोटी बंटवारा कर रहे हैं तो महिला वर्ग सारे महिलाओं को 5 रोटी दिए और पुरुष को हम यदि सारे पुरुष को 7 रोटी दिए तो यह समानता का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि महिला एक अलग वर्ग है, पुरुष एक अलग वर्ग है। हाँ, यदि हम महिला लोग को 7 रोटी दे रहे हैं और कुछ महिला लोग को 2-2 दे दिए, किसी को 9-9 दे दिए, तो समानता का उल्लंघन होगा। समानता का मतलब है कि समान वर्गों के साथ समान व्यवहार होनी चाहिए और असमान वर्गों के साथ असमान व्यवहार भी होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया 10 प्रश्न आज के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और समानता से विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। एक आप लोग के लिए सूचना है कि आप रोजगार तक ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें रोजगार तक कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका हम लाइव हैं, और आपको एक सूचना बताना है कि रोजगार तक में खास करके जो ITI का जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि क्लास के उनके अभाव है, उसको देखते हुए हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस के लिए क्लास शुरू हो जा रही है। आप DRDO का भी फॉर्म भरे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, ALP टेक्निकल टेक्नीशियन का जो पोस्ट आया हुआ है, जो आते रहता है, उसके लिए भी यह क्लास चलेगी। और यदि आप ITI भी कर रहे हैं और ITI के दौरान ही चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से 2 साल का कोर्स को अच्छा से हम समझें और आगे के लिए तैयारी करें, रेलवे की वैकेंसी में ITI की जरूरत होती है, विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग कोर्स हैं, तो आप यदि ITI से संबंधित क्लास करना चाहते हैं तो हमारे क्लास में देखिए हमारे ज्ञानेंद्र सर क्लास लेने वाले हैं, जो कि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और ITI कॉलेज के सर प्रिंसिपल भी हैं। तो बहुत जल्द आपको ये क्लास शुरू होने वाले यहाँ पे ITI का। आप जस्ट जाइए प्ले स्टोर में जाइए और हमारा जो ऐप्स है वो रोजगार तक ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। और किसी भी तरह का और जानकारी चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स से संबंधित तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा जो कोचिंग है वो हमारा है हजारीबाग में शंकर फोटो स्टेट नियर झिंझरिया पुल। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें। यदि अच्छा लगे आपको यह वीडियो तो आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को आपको लाभ मिल पाएगा। थैंक यू।